हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग जो है न्यूज़पेपर का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे उसको देखेंगे और उसका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा उसको देखेंगे, स्पेशली जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है, अभी मोदी जी के द्वारा उड़ीसा के झारसुगुड़ा में 98,000 मोबाइल नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है। तो ये मोबाइल नेटवर्क क्या है, किस जनरेशन का है, इसको किसने विकसित किया और जब भारत ने ऐसा कर लिया तो वो विश्व के किन देशों के साथ शुमार हो गया और इसके क्या लाभ होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 4G सेवा की शुरुआत मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया है, उड़ीसा के झारसुगुड़ा में, और यहाँ पे उन्होंने 98,000 मोबाइल नेटवर्क 4G टावर का शुभारंभ किया है। दूसरा जो प्रश्न है, इसको किसने विकसित किया है, तो इसको विकसित किया है आपको BSNL ने। और जब भारत ऐसा कर लिया है तो चौथा ऐसा देश बन गया है 4G सेवा के तहत। तो इससे पहले 3 कौन देश थे, डेनमार्क थे, स्वीडन था, चाइना था, और फोर्थ जो है वो अपना भारत बना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि 4G सेवा की आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि 4G सेवा में आत्मनिर्भर बनने वाले देशों में भारत का कैमा स्थान है, तो वो भारत का 4th स्थान है। और इसमें पहले कौन से थे, डेनमार्क, स्वीडन, चाइना और भारत। और इसका उद्घाटन कहाँ किया मोदी जी ने, उड़ीसा के झारसुगुड़ा में। तो ये याद रखिएगा, इसका क्या लाभ होगा। इसका जो लाभ होगा वो टेलीकॉम सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, पहला। दूसरा, टेलीकॉम सेक्टर में जो हम लोग निर्यात कर सकते हैं। दूसरा, इससे हमारा क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें बढ़ोतरी होगा। तीसरा, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही बनाने में हम सक्षम हो गए हैं, जैसे रेडियो एक्सेस नेटवर्क, इसको किसने विकसित किया है ये भी पूछ सकता है। तो इसको C.DOT के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऐसे भी भारत जो है वो सेवा सेक्टर में, और सेवा सेक्टर में आपका सॉफ्टवेयर को निर्यात करने में अग्रणी देशों में से एक है। और ऐसा अगर कर लेता है तो भारत और भी ज़्यादा अपना वैश्विक स्तर पे अपना छवि बेहतर कर सकता है और हम आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना करते हैं, साथ ही जो हम विकसित भारत 2047 की संकल्पना करते हैं, वैसा करने में साकार हो सकते हैं। तो ये हमारा पहला था 4G सेवा, जो किस योजना के तहत किया गया है, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किया गया है, और भारत ऐसा कैमा देश बन गया 4th। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अभी आप देखे होंगे कि दिल्ली में फिर से एक वायु प्रदूषण का काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये एक विषय है। तो वायु प्रदूषण आपके जो BPSC मेंस है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और सरकार इसके मिटिगेशन के लिए क्या स्टेप उठा रही है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण जो होता है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण एक ऐसा अवांछनीय प्रदूषण है जिससे मानव और पर्यावरण तंत्र को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तभी एक रिपोर्ट आया था UN का, हैबिटेट की विश्व शहर रिपोर्ट। इसमें बोला गया है कि 2019 में 6.7 बिलियन लोग ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण के कारण उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और अकाल मृत्यु से होने वाले जो मृत्यु है उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो एयर पॉल्यूशन से होता है। अगर हम भारत की स्थिति देखें, आप लोग जानते ही होंगे, IQ एयर रिपोर्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है, और इसके तहत जो अभी 2025 में जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें जो सबसे प्रदूषित 20 शहर हैं वो इंडिया में है, और सबसे प्रदूषित शहर विश्व का जो है वो मेघालय का बर्नीहाट है, और सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व का वो न्यू दिल्ली है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन होता है उसके क्या कारण हैं। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे प्राकृतिक कारण हो गया, भौगोलिक और जलवायु कारण। भौगोलिक और जलवायु कारण में जैसे होता है कम वर्षा होता है, हवाएं जो है वो बहुत धीमी होती है। तो इससे क्या होता है कि जब वर्षा कम होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो एयर में ही तैरते रहते हैं। दूसरा होता है कि वायु क्षेत्र की गतिशीलता। तीसरा होता है हमारी स्थलाकृतियाँ। चौथा होता है तापक्रम का, यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये भौगोलिक और जलवायु कारण होते हैं। अन्य कारण में कृषि पद्धति, जैसे अभी आप देखते होंगे दिल्ली में जैसे ही जाड़ा आता है वैसे ही एक जो है हवा चल उठती है
कि कृषि पंजाब और हरियाणा के द्वारा जो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज होते हैं यानी अपशिष्ट होते हैं उसके जलाने के कारण दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो जाता है और ये रियल में भी होता है। दूसरा जो है निर्माणकारी कार्य, जैसे बिना किसी मानक मापदंड के जो शहरीकरण बढ़ रहा है तो वहाँ जो पर्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, डस्ट निकलते हैं, वो भी एयर को पॉल्यूट करते हैं। तीसरा है उच्च वाहन घनत्व। जैसे अगर आप देखेंगे एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 में मात्र 178 लाख वाहन था, जो कि 2019 में 219 लाख जो है वो वाहन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं वाहन जो होता है उससे जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है आपका NO2 और सल्फर ऑक्साइड। जो सल्फर ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, ये दोनों जब आपका H2O के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड रेन बनता है और एसिड रेन मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसका जो प्रभाव पड़ता है मानव स्वास्थ्य पे बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। जैसे एक हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें बोला गया था कि 2019 में 1.1 मिलियन लोग वायु प्रदूषण से प्रभावित थे, जो 2030 तक 1.7 बिलियन लोग हो जाएंगे वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाले। इससे आपके जो हेल्थ होता है स्पेशली जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो लंग्स होता है उसमें जाके वो बैठ जाता है तो हमें सांस लेने और छोड़ने में प्रॉब्लम होती है। जैसे अस्थमा की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई बार तो इससे मृत्यु तक हो जाती है। पर्यावरणीय प्रभाव में क्या होता है, एसिड रेन बढ़ जाता है। एसिड रेन बढ़ने के कारण क्या होता है, जो हमारी कृषि है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे हमारी कृषि की उत्पादकता कम होती है। बायोडायवर्सिटी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप मान लीजिए कि कोई भी बायोडायवर्सिटी है वो pH मान उसका 6 पे ही वो सर्वाइव कर सकती है और pH मान आपका 6.7 हो जाए यानी हाईली एसिडिक हो जाए, तो क्या उस कंडीशन में जो नॉर्मल एसिड वाले में सर्वाइव करती है वैसे करने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी अभी भी आप देख रहे होंगे ये सितंबर लास्ट का मंथ है और उमस और गर्मी किस हद तक है, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर हैं या बर्फ है वो पिघलेंगे। जब वो पिघलेंगे तो क्या होगा, जो हमारा समुद्र का जल स्तर है उसमें वृद्धि होगा और जो हमारे सागर के आसपास या जो द्वीपीय देश हैं उनको जलमग्न होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप लोग मेंस में भी इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग पे पूछता है ये। साथ ही एयर पॉल्यूशन का भी साइड इफेक्ट होता है। अगला जो है इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो इससे मृदा की गुणवत्ता खराब होती है, जिससे हमारी कृषि उत्पादकता कम होगी। जो स्वास्थ्य जन्य व्यय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो व्यक्ति क्या होगा, मान लीजिए उसको आय है 10 रुपया और 5 रुपया 12 रुपया उसका जो है वो स्वास्थ्य एलर्जिक के कारण या अस्थमा के कारण उसके स्वास्थ्य पे खर्चा हो जाता है, तो उसकी गरीबी बढ़ेगा यानी उसका पर कैपिटा इनकम कभी इंक्रीज ही नहीं करेगा। श्रम उत्पादकता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर बीमार है तो वो अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी शो नहीं कर सकता है। तो जब बीमार व्यक्ति रहेगा, साथ ही बीमार व्यक्ति काम नहीं करेगा, जो स्वस्थ व्यक्ति होंगे तो वो ज़्यादा पैसा का डिमांड करेंगे, तो हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, तो हमारा जो है वो उतना GDP या पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी सीमित व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा, उसका विकेंद्रीकरण नहीं होगा। तो ये एक एयर पॉल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलता है। अगला जो इसमें हो सकता है, सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, तो सरकार इसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करती है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे आप बिहार में देखेंगे जल जीवन हरियाली योजना के तहत। तो ये सब आप पॉइंट को अभी से कलेक्ट कर लीजिए। साथ ही कई बार आप देखेंगे, एक बार BPSC 762 में पूछा है कि इसको नियंत्रण करने के आपसे अगर उपाय पूछे तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं, तो दे सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता को कम किया जाए, नवीकरणीय ऊर्जा पर ऊर्जा की निर्भरता को बढ़ाया जाए। क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो हमारा वाहन घनत्व है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वाहन तो पानी पे चलेगा नहीं,
पानी पे चले तो भी बेहतर है, क्योंकि उससे जो आपका इमिशन निकलेगा वो जल वाष्प के रूप में निकलेगा। लेकिन जब हम जीवाश्म ईंधन पे आधारित आपका जब इंजन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड निकलता है जो एसिड रेन, और शायद ही वो ऑक्साइड खुद ही अपने आप में एक एयर पॉल्यूटेंट के रूप में काम करता है। ऊर्जा कुशल उपकरण का यूज किया जाए, नवीकरणीय में यूज किया जाए, जैसे LED बल्ब का। आप ऐसे ही इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का यूज करें जो जिसपे 5 स्टार लगा हुआ रहता है। यातायात प्रबंधन को बेहतर किया जाए, सड़क निर्माण में जो बेहतर सामग्री का यूज किया जाए। जो हमारा घर बनता है, यानी शहरीकरण जब बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली निर्माण कार्य तेजी से होंगे, उसके लिए एक मानक मापदंड होना चाहिए। साथ ही सड़क की सफाई निरंतर किया जाना चाहिए। हमारा जो है वो आर्टिफिशियल रेन स्पेशली जाड़ा में टाइम टाइम पे करवाना चाहिए। उसके बाद वनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वन को जो है वो ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो ये था आपका एयर पॉल्यूशन, जो कि अभी काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में चर्चा में है। अगला जो हमारा है वो है आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। इसको एक्चुअली MBA नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका PT के पॉइंट ऑफ व्यू से। UPSC हो या कोई भी स्टेट PCS हो तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे इसको जो MBA नेटवर्क में शामिल किया गया है ये कहाँ अवस्थित है, इसकी क्या विशेषता है, और अभी जो इसको यूनेस्को का समन्वय परिषद का बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था और वहीं पे इसको मान्यता दिया गया। तो चलिए देखते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, और इस जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है इसके अंतर्गत आपका पिन वैली नेशनल पार्क आता है, किम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, चंद्रताल वेटलैंड आता है और सरयू का मैदान आता है। तो आपको पूछ देगा स्टेटमेंट बेस जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, बिल्कुल सही। दूसरा पूछ देगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है, बिल्कुल सही। तीसरा पूछ देगा जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है उसके अंतर्गत पिन वैली नेशनल पार्क आता है, किम्बर वाइल्ड लाइफ के साथ यह चंद्रताल और सरयू मैदान को अपने में समाहित करता है। तो ये बिल्कुल ही सही है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसको मान्यता दिया गया है कहाँ पे? यूनेस्को का समन्वय परिषद हुआ था, कहाँ हुआ था? चाइना में, वहीं पे इसको मान्यता दिया गया है। इसकी क्या विशेषता है? स्टेट PCS तो नहीं बट UPSC पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 17 ऐसे वृक्ष हैं जो इंडेमिक है, जो सिर्फ आपको कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर में मिलेंगे। 655 प्रकार की यहाँ जड़ी बूटी युक्त प्लांट पाए जाते हैं और 47 जो है वो औषधीय प्लांट पाए जाते हैं। तो ये कुछ फिगर थे जो कि न्यूज़पेपर में था, तो हमने सोचा आपको बता दें। अब ये प्रश्न उठता है MBA क्या होता है और भारत में कुल MBA अब कितना हो गया है कोल्ड डेजर्ट को शामिल करने के पश्चात। MBA जो है वो एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है मानव और पर्यावरण के मध्य सहसंबंध को बढ़ाना। मतलब पर्यावरण और मानव के बीच में इसका हम वैज्ञानिक यूज कैसे कर सकते हैं, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए एक कार्यक्रम है। और सबसे पहला भारत का जो MBA है आपको PT में पूछ सकता है वो नीलगिरी था। नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलती है वहीं पे नीलगिरी है और यह दक्षिण भारत में अवस्थित है। MBA के जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के तहत इसके 3 जोन होते हैं। एक कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है और तीसरा आपका ट्रांजिशन जोन होता है। तो जो कोर जोन होता है उसमें सारे क्रियाकलाप मानव के संबंधित प्रतिबंधित होते हैं। जो बफर जोन होते हैं उसमें सीमित रेस्ट्रिक्शन के साथ कुछ मानव और जो आपका बायोडाइवर्सिटी है उसमें संपर्क होता है। बट ट्रांजिशन में जो वहाँ की जनजातियाँ होती हैं वो लकड़ी चुनना या कुछ अपना कार्य को कर सकती है। तो ये था आपका MBA। और भारत में अब कुल 13 MBA हो गए हैं और पहला MBA जो था आपका नीलगिरी था। जो अगला है निसार, ये संयुक्त प्रोजेक्ट था किसका? इसरो का और नासा का ये संयुक्त प्रोजेक्ट था। ये निसार है क्या? एक्चुअली निसार एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है और इसका क्या उद्देश्य है? तो ये पृथ्वी अवलोकन एक रडार सिस्टम है और यह पृथ्वी के सतह पर जो होने वाली परिवर्तन है उसका अवलोकन करता है। पहला
दूसरा क्या करता है, इसका उद्देश्य, दूसरा क्या उद्देश्य है, जो प्रकृति आपदा होती है उसका निगरानी करना। तीसरा क्या है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसका विश्लेषण करना। चौथा क्या है, अंतरिक्ष से पृथ्वी की गतिशीलता को समझना। और जो अंटार्कटिका या आर्कटिक पे बर्फ है उसका किस तरह से चीजें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका सर्वेक्षण करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीटी में आपको पूछ सकता है कि निसार किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है, पहला। दूसरा पूछ सकता है इसमें कौन सा पेलोड इसरो के द्वारा किया गया और कौन सा नासा के द्वारा किया गया, निसार है क्या एक्चुअली और इसका क्या उद्देश्य है। तो हम लोगों ने देखा निसार जो है वो एक संयुक्त प्रोजेक्ट है इसरो का और नासा का। इसरो का जो आपका पेलोड है वो एस बैंड है और नासा का जो है वो एल बैंड है। निसार है क्या एक्चुअली, ये पृथ्वी अवलोकन रडार सिस्टम है। इसका क्या, इसको कहाँ प्रक्षेपित किया था ये भी कई बार पूछ देता है। तो इसको प्रक्षेपित किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। और इसका क्या उद्देश्य है, तो पहला इसका उद्देश्य है पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन का अवलोकन करना। दूसरा है प्राकृतिक आपदा का निगरानी करना। तीसरा है जलवायु परिवर्तन का विश्लेषण करना। चौथा है अंतरिक्ष से पृथ्वी की गतिशीलता को समझना। और पांचवा है आपका जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र है उस पे जलवायु परिवर्तन के कारण जो वहां पे बर्फ है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका सर्वेक्षण करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था। अब इसी से एक्चुअली साइंस से रिलेटेड अभी एस्ट्रोसैट का लॉन्च किए हुए 10 साल हो गए हैं। इस पे काफी लंबा एक आर्टिकल आया था हिंदू में, तो हमने सोचा इसको कवर किया जाए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पीटी के भी और मेंस के भी। तो आपको पूछ सकता है एस्ट्रोसैट क्या है, इसने क्या अभी तक 10 साल में उपलब्धि हासिल की है और इसका हमारे भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो चलिए एस्ट्रोसैट देखते हैं। एस्ट्रोसैट जो है इसको कब लॉन्च किया गया था, 28 सितंबर 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। और किस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था, PSLV C30। ये आपका यूपीएससी 2016 में भी पूछा हुआ था जब एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया था उसके बाद। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको लॉन्च किया गया था एक्चुअली 5 वर्ष के लिए ही, लेकिन इसके 10 वर्ष के पश्चात अभी भी यह कार्यरत है। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम अंतरिक्ष में कितने ज्यादा प्रिसाइज तरीके से और कितना सटीकता और कितना बेहतर क्वालिटी का हम उपग्रह को जो है वो प्रक्षेपित करते हैं। दूसरा है ये इसको कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। और यह एस्ट्रोसैट है क्या एक्चुअली, यह भारत का पहला समर्थित बहुतरंगीय अंतरिक्ष वेधशाला है। याद रखिएगा एस्ट्रोसैट क्या है, तो ये बहुतरंग अंतरिक्ष वेधशाला है। इसका क्या उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य है जो हमारा गैलेक्सी है, जो हमारा तारा है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, स्पेशली जो हमारा खगोलीय स्रोत है, उस सभी का एक साथ अध्ययन करना। हमने क्या कहा, क्योंकि आप अगर ये की पॉइंट याद रखिएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। हमारे गैलेक्सी का अध्ययन करना था, जो हमारा तारा है उसका अध्ययन करना था। तीसरा जो था जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जैसे एक्सरे हो गया उसका अध्ययन करना था। तो ये आपका इसका उद्देश्य था। अब देखिए इसमें पूछ सकता है आपको कि इसने क्या उपलब्धि हासिल की है। तो एक्चुअली ये लगता है पेज कट गया, बट मैं बता देती हूँ। इसने जो उपलब्धि हासिल की है, इसने न्यूट्रॉन तारा का अध्ययन किया है। दूसरा इसने जो ब्लैक होल है उसका अध्ययन किया है। तीसरा इसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उससे जो एफयूवी फोटोन पता लगाया गया है, और ये ऐसा एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में इसको देखा जाता है। एस्ट्रोसैट जो है वो पारावैगनी या दृश्य से लेकर जो हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ऊर्जा वाले एक्सरे, इवन पूरा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसका अध्ययन करने में यह सफल रहा है, जो कि एक क्रांतिकारी कदम है भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन तारा क्या होता है। न्यूट्रॉन तारा एक्चुअली जब आप पढ़ते होंगे तारा का निर्माण से लेकर उसके मृत्यु तक, तो जो तारा का जब निर्माण होता है तो उसको आप विकास क्रम कहते हैं। फिर युवा अवस्था में जब आता है तो धीरे धीरे उसके जो ईंधन होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं, यानी वो प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ने लगता है। तो उसमें क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है, यानी तारा जब मर जाता है
तो उसके जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मिलके न्यूट्रॉन बना लेते हैं। और ब्लैक होल भी उसी का एक पार्ट होता है। और ब्लैक होल का जो आपका ग्रेविटी इतना अधिक होता है कि उससे कोई भी प्रकाश नहीं जा सकता, और उसका अध्ययन जो है वो एस्ट्रोसैट के द्वारा किया गया है, और न्यूट्रॉन तारा का अध्ययन किया गया है, और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसका अध्ययन किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोग को पता होना चाहिए, और इसके क्या क्या यूज हैं वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि पीटी में आप देखेंगे स्पेशली अगर बीपीएससी की बात करें तो एक क्वेश्चन जनरली रहता है, तो आपको हम बस बता देते हैं, बाकी यूज आप लोग देख लीजिएगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें आपका आता है गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। जैसे देखेंगे माइक्रोवेव का यूज माइक्रोवेव में करते हैं जो खाना पकाने के लिए होता है। रेडियो वेव का यूज आप हर जगह करते हैं। इंफ्रारेड का यूज जैसे जो हमारा मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है उसमें करते हैं। फिर रिमोट सेंसिंग में करते हैं। फिर आपका टेलीविजन का जो रिमोट होता है उसमें करते हैं। जो आपका टच वाला, जब जैसे आप किसी बड़े जो मॉल होता है वहां जाते होंगे, जैसे ही आप पैर रखते होंगे दरवाजा खुल जाता होगा, तो वो जो आपका टच के माध्यम से दरवाजा खुलना या बंद होना होता है उस पर इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। यूवी रे जो ओजोन होता है उससे आने वाली जो विकिरण होती है उससे हमारा रक्षा करता है। एक्स रे, इसका यूज हम लोग मेडिकल के क्षेत्र में करते हैं, आप जानते ही हैं। और कई बार पूछता है ये एक्स क्या होता है, इसलिए होता है कि इस रे के बारे में किसी को पता नहीं है, यानी 0 को एक्स बोला गया है। ठीक है, तो यह बस मैं बता दी। साथ ही ऐसा करने से हमें वैश्विक उपलब्धि में होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने वाला अभी तक मात्र जापान का जाक्सा स्पेस, जैसे हम लोग का इसरो है स्पेस संगठन, वैसे ही जापान का जाक्सा है, ये भी पता होना चाहिए। कई बार ये भी पूछ देता है। जैसे ईएसए हो गया आपका, यूरोप स्पेस एजेंसी यूरोप का है। यूएसए का नासा के द्वारा किया गया, और रसिया का रॉसकॉस्मोस के द्वारा। इस तरह के जो उपग्रह हैं यानी खगोलीय पिंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और जो हमारा तारा है और गैलेक्सी का अध्ययन करने वाला वेधशाला अभी तक मात्र इन्हीं 4-5 देशों के पास है। तो ये आप लोग जरूर से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा, अभी ये प्रस्तावित है। अभी देखे होंगे कल पीएम मोदी का मन की बात का 126वां संस्करण हुआ है। उसमें उन्होंने जो 3-4 पॉइंटें कही हैं उस पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। कई बार मन की बात में जो बातें कही जाती हैं वही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि आरएसएस की स्थापना का 100 वर्ष हो गया, तो आपको पूछ सकता है, इवन बीपीएससी कई बार पूछा है आरएसएस का स्थापना कब हुआ था। ये 1925 में हुआ था, तो 1925 से इसके पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। 2025 में आपको पूछ देगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये नागपुर में है। और ये पूछ दे इसका संस्थापक कौन है, तो केशव बलिराम हेडगेवार इसके संस्थापक थे। वोकल फॉर लोकल, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ बिहार की छठ पूजा है उसको यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने का भारत सरकार प्रयास कर रही है। तो छठ पूजा को अभी काफी ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत यानी लोकल फॉर वोकल पे उन्होंने काफी ध्यान दिया है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। उनमें 3.0 ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बीपीएससी के जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है और इसका आयोजन जो है वो बिहार पटना में किया गया है। बिहार के पटना में किया गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। या किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये संयुक्त रूप से सांस्कृतिक बिहार का सांस्कृतिक मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा उनमें 3.0 का आयोजन किया गया है। और इसका जो पहला और दूसरा संस्करण था वो भोपाल में किया गया था। और अभी इसका समापन जो समारोह होता है उसको किसने संबोधित किया? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इसको संबोधित किया गया है। इन्होंने कुछ पॉइंट जो है बिहार के बारे में बोला, तो वो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है वो आपको एग्जाम में देखने को मिले। जैसा उन्होंने कहा शिक्षा का केंद्र प्राचीन काल से बिहार रहा था। स्पेशली उन्होंने 2 विश्वविद्यालय का जिक्र किया, नालंदा और विक्रमशिला। तो नालंदा के बारे में ओवरऑल आप लोगों को पता होना चाहिए। नालंदा का वैसे मैं बस इतना बताती हूँ, इसका स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था और विक्रमशिला का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। उन्हें छठ पर्व का काफी ज्यादा प्रशंसा किया। और मिथिला पेंटिंग में इसको जो है वो जीआई टैग में दिया गया है। तो ये है।
अगला जो है वो सबकी योजना सबका विकास, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। ये इसको कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर को। ये जितने भी यूटीज़ हैं राज्य में हैं, इसका संचालन किया जा रहा है। इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है 2025-26 से 26-27 के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। या किस मंत्रालय के तहत ये योजना शुरू की गई है? पंचायती राज मंत्रालय। और आपको पीटी में पूछ सकता है इसका क्या उद्देश्य है, जो स्पेशली आप 71वीं बीपीएससी एग्जाम देने के बाद ये चीज़ें फील कर रहे होंगे कि इस तरह से हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो पंचायती विकास योजना होती हैं, जो पंचायती राज के द्वारा तैयार किया जाता है, उसमें जन भागीदारी को, क्योंकि इसका उद्देश्य ही यही था जब पंचायती राज बनाया गया था कि जो भी योजनाएं होंगी उसमें जन भागीदारी को मैक्सिमम किया जाए, यानी विकेंद्रीकृत किया जाए, योजना निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो स्टैटिक वाला पोर्शन है आप लोग भी ऐसे ही पढ़िएगा, तो आपका क्या होगा कि स्टैटिक और करंट अलग अलग नहीं दिखेगा और आपका मैक्सिमम रिवीजन होते जाएगा, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो पंचायती राज का संविधान में कहाँ जिक्र किया गया है? डीएसपी के तहत किया गया आर्टिकल 40 में। इसका संवैधानिक कहाँ प्रावधान है? तो इसका 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस 11वीं अनुसूची के तहत इसको 29 विषय दिए गए थे। जो आर्टिकल 243G है उसी के तहत है कि स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय स्वशासन के रूप में इसको मान्यता दिया गया है पंचायती राज को। तो जब स्थानीय स्वशासन के रूप में मान्यता दिया गया है तब तो जन भागीदारी होनी चाहिए, और इसी के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि जो हम सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाते हैं उसमें जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, और इसी के लिए योजना शुरू किया गया था सबकी योजना सबका विकास। ठीक है। और अगला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पेशली बिहार के लिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी जो आपका पटना एम्स है वहाँ पे लीवर प्रत्यारोपण किया गया है, और ऐसा करने वाला यह पहला जो है एम्स बन गया है। हालांकि इसके पहले बिहार में एकमात्र संस्था था IGMS पटना, बट पटना एम्स में अब पहली बार लीवर चिरोसिस से पीड़ित व्यक्ति का, मतलब लीवर चिरोसिस होता क्या है? लीवर चिरोसिस एक्चुअली लीवर कैंसर होता है और उससे लीवर जो है वो पूरा डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में पटना एम्स के द्वारा आपका सफल लीवर का प्रत्यारोपण किया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि हाल में ही किस संस्था के द्वारा या किस मेडिकल कॉलेज के द्वारा लीवर प्रत्यारोपण की सुविधा जो है जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है, तो वो आपका पटना एम्स है। और यह किस बीमारी से पीड़ित था व्यक्ति? लीवर चिरोसिस। लीवर चिरोसिस क्या होता है? यह एक लीवर कैंसर का एक टाइप होता है जिसमें लीवर पूरा डैमेज हो जाता है। तो आपको लीवर के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। लीवर क्या है? जैसे आप पढ़ते होंगे साइंस में, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में, लीवर जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। यह बाइल का सेक्रेशन करता है, और कई बार पूछ देता है कि बाइल का pH कितना होता है, तो ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी 7.6 से 8.6 तक होता है। इसका स्टोरेज कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और इसका कार्य क्या है एक्चुअली? इसके बहुत सारे इसके फंक्शन है। इसमें सबसे पहला आता है ये लिपिड का पाचन नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, ये लिपिड का पाचन नहीं करता बल्कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका अपापचय करता है, मतलब जैसे आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फॉर एग्जांपल चावल, तो ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन हो जाएगा। इसलिए ये क्या करता है? लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है अपने लीवर, और मसल्स में इसका स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है। फाइब्रोजन, जैसे आप देखते होंगे कि आपके हाथ कहीं कट गया या पैर कट गया या कोई भी अंग कट गया, ऊपरी सतह, त्वचा का जो ऊपरी सतह जो होता है उससे खून निकलने लगता है। वहाँ पे थोड़ी देर बाद देखेंगे ब्लड का थक्का जम जाता है और उससे पानी जैसा निकलने लगता है, तो वो फाइब्रोजन के कारण ही होता है। और यह हेपेरिन का भी सेक्रेशन करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो खून है उसका क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए हेपेरिन का सेक्रेशन लीवर करता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है, ये पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा ऐसा पंचायत है देश का जिसके सारे पंचायत, कौन सा ऐसा मतलब जिला है जिसके सारे पंचायत बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? वो छत्तीसगढ़ का सूरजपुर पंचायत है।
जहाँ की टोटल कितने पंचायत, 75 पंचायत, और पूरे 75 पंचायत में अभी कुछ दिनों से एक भी बाल विवाह का केस नहीं आया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का सूरजपुर है। बाल विवाह अगर लेकिन आप देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वां है 2019 से 21 के बीच में इसको जारी किया गया था, उसमें भारत में जो बाल विवाह का रेट है वो 23.3% है। बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा बाल विवाह का प्रचलन है। सबसे अधिक और दयनीय स्थिति बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। तो ये याद रखिएगा। अब आप इसमें आपको अगर ऐसे में भी पूछ सकता है, या आप महिला की क्या स्थिति है उसमें भी लिख सकते हैं, या बाल विवाह क्यों होता है और इसका क्या प्रभाव या परिणाम हो सकते हैं या दुष्परिणाम ही होते हैं, उसकी चर्चा करें तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाल विवाह का मेन कारण होता है बेटी को अभी भी लोग आर्थिक बोझ समझते हैं। उनको लगता है बेटी ज़्यादा टाइम रहेगी, उसको दूसरे घर ही जाना है, तो हम इसके ऊपर क्यों निवेश करें। तो एक रीज़न होता है। दूसरा, शिक्षा का अभाव। जैसे आप देखते होंगे अभी भी बिहार हो या कोई भी जो पिछड़ा स्टेट है वहाँ पे लड़कियों के शिक्षा पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तीसरा, सामाजिक दबाव। जैसे कई बार परिवार वाले उतना प्रेशर नहीं दबा डालते जितना कि अगल बगल वाले। तो एक सामाजिक जो हमारी मान्यताएं हैं वो भी बेटी की शादी को प्रोत्साहित करता है। धार्मिक मान्यताएं, बहुत सारे ऐसे जाति धर्म के लोग हैं जहाँ पे बोला जाता है कि लड़की का विवाह 12 वर्ष से कम में हो जाना चाहिए। तो ये भी एक धार्मिक मान्यता है। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके कारण बाल विवाह कर दिया जाता है। लैंगिक भेदभाव, अभी भी देखेंगे कि जेंडर गैप जो रिपोर्ट आता है उसमें हमारी क्या स्थिति है। अभी भी लड़की के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। सुरक्षा, कई बार फादर को या जो फैमिली वाले होते हैं उनको लगता है कि बेटी की सुरक्षा एक चुनौती है तो इनका जल्दी से शादी कर दिया जाए। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो दुष्प्रभाव ही पड़ता है, उसके कोई सकारात्मक प्रभाव ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इससे बाल मृत्यु दर में मातृ मृत्यु दर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। यानी 1 लाख माँ जो बच्चे को जन्म देती है उसमें 97 महिला मर जाती हैं। किशोर मृत्यु दर बहुत अधिक बढ़ गया है। आर्थिक शोषण, महिला की जो आर्थिक निर्भरता होती है वो बहुत ज़्यादा दूसरे परिवार के दूसरे व्यक्ति या हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा होती है। घरेलू हिंसा भी कई बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो बच्चे होते हैं वो भी कुपोषित होते हैं। और इससे क्या होता है, माताएं भी होती हैं वो भी अनेमिक होती हैं। और ये हमारा पूरे जो अर्थव्यवस्था और सामाजिक है उसको ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए माता कुपोषित है तो उनके बच्चे भी कुपोषित होंगे। अगर बच्चे कुपोषित होंगे तो उनकी जो लर्निंग पावर कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी। जब उनकी लर्निंग पावर कैपेसिटी बहुत कम होंगी तो एक कौशल युक्त जो हमारा मानव संसाधन है उसका निर्माण नहीं होगा। और कौशल युक्त अगर मानव संसाधन नहीं होगा तो हम जो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे तो ये संकल्पना एक संकल्पना ही रहेगी, उसको हम साकार नहीं कर सकते हैं। तो ये चुनौतियाँ होती हैं बाल विवाह का। इसलिए हम लोग को भी सभी को एक जागरूक नागरिक के नाते बाल विवाह को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोग के लिए इतना ही अच्छा कंटेंट लाते रहें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। मुझे पूरा उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। बाय।